चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको इमरजेंसी प्रोविजंस करा रहे हैं। कल हमने आपको ग्राउंड्स कराई थी नेशनल इमरजेंसी की, अच्छे से कराया। हमने आपको बताया कि किस तरह से ये प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वह इमरजेंसी को प्रोक्लेम करें, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वह प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी है। ये बात क्लियर हुई। जब हमने इस शक्ति को सुना, देखा, तो ऐसा लगा कि इतनी बड़ी पावर हमने सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है, तो ये तो कल को एक सिस्टम ऑफ ऑटोक्रेसी बन सकता है। आप स्टेट्स की एग्जिस्टेंस को ही एक तरह से नकार रहे हैं जब आप इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर रहे हैं। तो वहाँ पर अंबेडकर का ऐसा मानना था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप में यूनिक है। इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। वह इम्प्लिसिटली यही चीज़ बताता है कि फंक्शनली हमारी कंट्री, कार्यप्रणाली के आधार पर हमारा देश संघात्मक है, यानी कि फेडरल है। स्टेट्स अपने लेवल पर इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेंटर अपने लेवल पर इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, दोनों का अपना अपना रोल है। और वर्ल्ड में ये बहुत ही कम उदाहरण होते हैं, जैसा कि भारत में है, कि बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के आप विद इन अ मिनट, विद अ सिंगल स्ट्रोक बाय द प्रेसिडेंट, आप कंट्री के इस फेडरल सिस्टम को कन्वर्ट करके यूनिटरी कर देते हैं। अमेरिकन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं है। वहाँ पर इट इज़ अ रिजिड फेडरलिज्म। इफ़ दे आर फेडरल दे विल रिमेन फेडरल इन एनी सर्कमस्टांस। बट इन द कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ नॉट द सिस्टम। जब रिक्वायरमेंट है कि कंट्री को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो जो फेडरल सिस्टम है, अगर ध्यान से देखा जाए तो वो फेडरल सिस्टम भी तो तभी एग्जिस्ट कर पाएगा इंडिया जैसी कंट्री में अगर हम इस तरह का एक यूनिटरी बायस रखते हैं। मैं समझाता हूँ क्यों। सपोज कीजिए कि आपने इस तरह का एक यूनिटरी बायस्ड सिस्टम नहीं रखा, बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के आप एकदम से नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक तरह का आपने फेडरल सिस्टम से कन्वर्ट होकर के आप यूनिटरी सिस्टम की तरफ आ गए, क्योंकि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने ना, पावर कंसंट्रेट हो गई ना एक पॉलिटिकल यूनिट के पास एज़ कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल यूनिट। मान लीजिए ये शक्तियाँ ना होती तो क्या होता। कंट्री इतनी डाइवर्स है, स्टेट्स के साथ लोगों की, अपने क्षेत्र के साथ लोगों की इतनी अफिनिटी है, क्योंकि रीजनलिज्म स्ट्रॉन्ग है कंट्री में, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि उस पर्टिकुलर रीजन को आपने कार्व आउट ही लैंग्वेज बेसिस पे किया है, और लोगों का कल्चर, कस्टम, मैनर उस रीजन में इवॉल्व हुआ है, तो ऑलवेज़ उनकी लॉयल्टी ज़्यादा रहती है अपने रीजन के प्रति, अपने राज्य के प्रति। ऐसे में अगर हम उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं रखेंगे और अनचेक्ड मैनर में चलते देंगे, तो फिर अल्टीमेटली वह राज्य अपने आप को पूर्णतः अलग कर लेगा भारत से। तो भी तो संघात्मक प्रणाली नहीं रही, तो भी तो फेडरल सिस्टम विल नॉट सर्वाइव। तो फेडरल सिस्टम कहाँ रहा, तो राज्य अलग हो गया। फेडरल सिस्टम में दोनों की एग्जिस्टेंस भी तो अनिवार्य है, दोनों की एग्जिस्टेंस भी तो अनिवार्य है। इस चीज़ को भी तो समझिए। स्टेट्स एग्जिस्ट करने चाहिए सेंटर के साथ, चाहे इंडिविजुअली करें, लेकिन एग्जिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। विदाउट दैट एग्जिस्टेंस देयर विल बी नो फेडरल सिस्टम इन इटसेल्फ। दैट इज द फर्स्ट आस्पेक्ट। द सेकंड आस्पेक्ट इज states are not at all capable to deal the external or international pressures, the threats। अब मान लीजिए कि भारत का कोई ऐसा राज्य जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अगर वहाँ पर किसी भी तरह से उसको एक थ्रेट फील होता है कि अटैक करने की परिस्थितियाँ आ गई हैं, तो वो स्टेट अगर मैनेज नहीं कर पाता है वहाँ पर, तो दैट कंट्री विल अल्टीमेटली ओवर पावर द स्टेट। तो तब वो स्टेट जो है, जो कि एक इंडियन फेडरल सिस्टम में रह करके अपनी सॉवरेनिटी को एक्सपीरियंस कर रहा था, उसकी इंडिपेंडेंस ही खत्म हो जाएगी। सॉवरेनिटी तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि उसे एक्सटर्नली कोई और कंट्री ओवर पावर कर जाएगी। ये भी तो फेडरलिज्म के खिलाफ है। सो टू मेंटेन द फेडरलिज्म इंटैक्ट हमें ऐसे प्रबंध रखने पड़ते हैं, वो रखा गया है। तो अम्बेडकर कहते हैं इट इज़ अ वेरी यूनिक फीचर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कि आप विदाउट एनी अमेंडमेंट, आप सर्कमस्टेंशियली आप शिफ्ट हो रहे हैं यूनिटरी सिस्टम की ओर, टू प्रोटेक्ट द फेडरल सिस्टम इन इट सेल्फ, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही है कि ये मैकेनिज़्म कहीं फेडरल सिस्टम के विरुद्ध ना चला जाए, इसके लिए कोशिश करें कि इसे ऑलवेज एज अ डेड लेटर कंसिडर करें, ऑलवेज एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज़ करें। इसे डेड लेटर समझें, इसे लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर यूज़ करें। इसे किसी भी लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रलाइज द पावर्स यूटिलाइज ना करें। इट इज़ नॉट द weapon to centralize the power, it is a tool to make the constitution of the country functional
to protect the democratic political system of the country and to protect the federal system which is implicit in the functionality of the structure organization given by the constitution. क्लियर हो गई बात? तो अच्छी बात है। इसमें समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या फिर वहीं आ गई ना, जब नेतागण, समस्या है उनके स्तर को बढ़ाने में। उनका स्तर हमें इतना बढ़ाना होगा कि वो जिस पद पे बैठे हैं उसकी गरिमा से मोहित हों, उसकी भव्यता से नहीं। उन्हें उस पद की गरिमा से मोहित होना चाहिए। गरिमा जन कल्याण में थी, गरिमा संविधान के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में थी, उनका पालन करने में थी। लेकिन वो जब उस पद के भव्यता से मोहित हो जाते हैं तब उस भव्यता को अपनी भव्यता समझ बैठते हैं और फिर उसके दम पर अपना जो रसूख है समाज में उसे बनाना चाहते हैं। और फिर जिसके दम पे रसूख है, जिसके दम पे महत्व मिलता है, उसे कैसे छोड़ दें आप? तो जो जो चीज़ें उसे थ्रेट करती हैं और जो जो चीज़ें उस पोजीशन को और स्ट्रांग बनने से रोकती हैं, उन चीज़ों को फिर आप एनक्रोच करते हैं। यहीं से सारी समस्या है। आपकी टेंडेंसी प्रोटेक्शनिस्ट से बढ़ करके एनक्रोचमेंट की ओर हो जाती है, आप एक्सप्लॉइटर हो जाते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। ऐसा तो अम्बेडकर ने कभी भी नहीं कहा था। उन्होंने एक प्रोविज़न दिया, वो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने साथ में जो सबक सिखाया वो समझ में नहीं आया। प्रोविज़न दिया इमरजेंसी का क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो अच्छा लगा, है ना। जैसे ये हो गया कि मैंने आपको स्कूल पढ़ने भेजा तो आपको वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ में मैं जो रोज़ समझाता था, यानी कि मम्मी पापा जो रोज़ समझाते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो जीवन में कुछ बनोगे, इस लाइन का कोई महत्व नहीं, बस पढ़ने भेजा है तो चुप करके पढ़ो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके पीछे का जो आधार है, उनकी जो सोच है, उसकी पालना नहीं करनी है। तो मोरालिटी का जन्म किधर से होगा? सारी समस्याएं यहाँ पर। अमराज की आंखें चढ़ी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि नींद से भरे हुए हैं। धीरे धीरे एक्टिव कर देंगे हम। सर्दियों का एक आलम यह भी है कि यदि तापमान गाल और कान का बढ़ने लगे तो रंग लाल होने लगता है, और ऐसे में एकदम से हम नींद के आगोश में जाने लगते हैं। लेकिन इसका कोई MCQ नहीं आएगा एग्ज़ाम में, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी। MCQ इसके आ जाएंगे, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि इसे भी केवल MCQ के लिए ना पढ़ें, केवल क्वेश्चन आंसर के लिए ना पढ़ें। आपको कल इस सिस्टम को निभाना है, आप उसे अच्छे से निभा सके। पढ़ा मैं इसलिए रहा हूँ, इसलिए इतना दिमाग खपा रहा हूँ, वरना MCQ डायरेक्ट किताब में भी गिवन है। अब आती है बात पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कभी भी आपकी मोरालिटी के दम पर तो गेम खेलेंगे नहीं। उनको पता है मोरालिटी कब जगे कब ना जगे। ये तो फिर मुझे एक बात बताइए, अगर वो आपकी मोरालिटी आप ही पर छोड़ करके चलते रहे तो फिर तो ये एक तरह का कंप्लीट सिस्टम ऑफ किंगडम हो गया, एक किंग हो गया कि किंग अगर बेनेवलेंट है तो किंगडम इज़ वेरी गुड, अगर किंग बेनेवलेंट नहीं है, किंग डेस्पॉट है, एब्सोल्यूटिस्ट है, तो फिर किंगडम इज़ नॉट गुड। अकबर बेनेवलेंट है तो एवरीथिंग इज़ गुड, लेकिन उसी किंगडम के अंदर देयर वाज औरंगजेब, तो किंगडम इज़ नॉट गुड। एम्पायर वाज द सेम, है ना। अशोक वाज वेरी गुड एंड चंद्रगुप्त मौर्य वाज वेरी गुड, दे वर बेनेवलेंट, तो मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं फिर देवव्रत आ जाता है तो वो उतना अच्छा नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से जो पर्सन पावर को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं, उनकी मोरालिटी पे छोड़ता नहीं, उनसे एक्सपेक्ट करता है पर छोड़ता नहीं। तो छोड़ता किस पे? छोड़ता है जो प्रबंध दिए हैं। प्रबंध ये है कि 1 मंथ तक प्रेसिडेंट जब भी प्रोक्लेम करेंगे इमरजेंसी, वो 1 मंथ के अंदर अंदर पार्लियामेंट से अप्रूव होनी चाहिए। पार्लियामेंट से अप्रूव होनी चाहिए। किसकी अप्रूवल चाहिए? पार्लियामेंट्री। कारण क्या है? प्रेसिडेंट चलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो मात्र वो 70 से 75 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर हैं, जो कि संसद का संसद के एक हाउस यानी कि लोकसभा का मात्र 15% होंगे। क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के लिए अनुमति ये है कि वो टोटल लोकसभा की स्ट्रेंथ के 15% तक के सदस्यों को अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चुन लें। तो लगभग 75 के अराउंड लोग होंगे। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो खुद लोकसभा 552 पे जाती है, 552। एक्टिव स्ट्रेंथ देख लें तो 545। ठीक, अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो 252 पे जाती है, एक्टिव स्ट्रेंथ 245। तो ये दोनों मिला लें तो 790। पार्लियामेंट एक लार्जर बॉडी है, उसमें से भी लोकसभा में लोग रिप्रेजेंट हो रहे हैं देश के, राज्यसभा में राज्य रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है कि नहीं है? पार्लियामेंट का अप्रूवल दिलाने से प्रेसिडेंट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव की निरंकुश शक्तियों पर अंकुश लगता है।
उनके एब्सोल्यूटिस्ट पावर को नॉन एब्सोल्यूटिस्ट बनाने का ये एक तरीका है, क्योंकि लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी होगी यकीनन, इसलिए सरकार है। ये लोकसभा में उनके पास मेजोरिटी यकीनन इसलिए सरकार है, लेकिन यह तय नहीं है कि राज्यसभा में भी मेजोरिटी होगी, और राज्यसभा में भी ये पास होना जरूरी है। तो ये पार्लियामेंट में पास होना चाहिए और दोनों हाउसेज में, लोकसभा एंड राज्यसभा में पास होना चाहिए, और दोनों हाउसेज में ये स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। और मैंने स्पेशल कैसे कहा, भी अपने आप में कमाल था। स्पेशल नहीं कहा, स्पेशल। कभी कभी स्पेशल भी अच्छा लगता है, जरूरी नहीं इतने परेशानी में रहना। यस, आई कैन से स्पेशल बट इट इज़ स्पेशल ऑल्सो। ओके, हमराज कह रहा है कभी कभी तो इनकी भी एक्टिंग चरम सीमा पे ही होती है, मतलब पीक पे ही चले जाते हैं, समझ कुछ नहीं आता। वापस जाता हूँ गाँव तो गाड़ी में बैठे बैठे हंसी आती है कि आज जो सर ने आती कराई सी। चलो कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी है, पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी। तो कौन सी मेजोरिटी चाहिए? क्या ये सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है? क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन था? चीख चीख करके सिंपल मेजोरिटी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी का प्रोविजन था, लेकिन फिर किनको सबक मिला? वो जो उठा कर 1975 से 77 के अंदर उठा के जेलों में डाले गए थे, वो जब जेलों से बाहर आए कहते हे प्रभु ये क्या हुआ देश में? जिस देश को लहू से सींचा, जिसकी आज़ादी के लिए क्रांतियां कर दी, उसी देश में अंग्रेज़ों से भी बदतर काम हुआ हमारे साथ। किन किन काल कोठड़ियों में डाला गया, 1500 साल पुराने किलों में बंद किया गया, और रोज़ कहते थे कि आज दीवार गिरेगी, आज दीवार गिरेगी और तुम दब जाओगे, ना तुम्हारा कोई ट्रायल चलेगा, ना तुम्हारा नामो निशान मिलेगा। रोज़ बताते थे ये मक्खी बड़ी परेशान करती है, रोज़ परेशान, चली जाओ भाई। रोज़ बताते थे कि यहीं से एक गुफा निकलती है जो सीधी दिल्ली तक जाती है, तुमको उसमें डाल देंगे और अगला दरवाज़ा बंद कर देंगे। ऐसी ऐसी बातें उनके कानों में रोज़ आती थी। ऐसे में वो कहते थे कि ऐसे प्रबंधों को ठीक करें। तो इतनी आसानी से मौजूदा सरकार पार्लियामेंट से अप्रूवल ना ले जाए, इसको और भी ज़्यादा लेजिटिमेट बनाया जाए इमरजेंसी प्रोविज़न को, इसे और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए सिस्टम को, इसलिए स्पेशल मेजॉरिटी प्रोविज़न 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ऐड किया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी थी, यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की बात है। अब आ जाते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पे। इसकी तो दो कंडीशन ऑलवेज पूरी होनी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब इतना सा है कि लोकसभा के सदस्य हैं कुल 500 और उस दिन पहुंचे हुए हैं 400, तो कितने प्रेजेंट हैं? 400। उसमें से 100 कह रहे हैं हम तो वोटिंग में ही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम एब्सटेन कर जाते हैं, तो फिर प्रेजेंट में से वोटिंग के लिए कितने अवेलेबल है? 300। इसकी मेजॉरिटी कितनी हुई? 151। ये तो हो गई बड़ी सिंपल सी मेजॉरिटी। कुल 500 का हाउस था और 151 लोगों ने ही काम करके रख दिया। लेकिन जब बात आती है स्पेशल मेजॉरिटी की, तो इसमें तो शर्तें दो हैं। पहली शर्त क्या है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि इतना आसान नहीं है कि अगर वो 500 में से अब वो जो 400 आए थे, 400 में से वो जो 300 वोट कर रहे थे, उसका अब 2/3, तो 151 से तो बहुत आगे है। बच्ची ने कहा है 201 के अराउंड कुछ, ठीक है। 151 से 200 तो बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, इतने पे भी तसल्ली बनी नहीं बेटा। जानती हो क्यों? क्योंकि ये फिर भी कम है, इसको और बढ़ाना है। दूसरा क्लॉज क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट इज़ 251। तो 251 तो चाहिए ही चाहिए अपन को किसी भी तरह से। तो इस तरह से दोनों कंडीशन लागू होने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी के तहत ये पास होगा। तो लगभग 250 लोगों की सहमति इस बार है, जबकि सिंपल मेजॉरिटी में 150 लोगों की थी। 150 से बढ़ा करके 100 लोगों को एक साथ लाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर गाड़ी में जाते हैं तो तय नहीं होता कि आगे वाली सीट पे कौन बैठेगा। 4 लोग गाड़ी में जाते हैं, तय नहीं होता आगे वाली सीट पे कौन बैठेगा, जबकि रिश्ता लहू का होता है, घर के ही सदस्य होते हैं। चीख चिल्ला मचता है, एक आधी भाभी नाराज हो जाती है, घर पे रह जाती है। वहाँ पर 150 से बढ़ा के 250 करने, 100 बढ़ाना आसान नहीं होता। वो पूछेंगे लगा क्यों रहे हो यार, क्यों बढ़ाना चाहते हो? देश में कोई माहौल तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा, कोई आक्रमण तो हम पे चाइना कर नहीं रहा, सब कुछ तो ठीक है। तो जस्टिफाई करना पड़ेगा, डिबेट होगी, डिस्कशनें होंगी, बातचीत होगी। फिर वो कहेंगे तुमको नज़र नहीं आ रहा रोज़ बम गोले गिर रहे हैं, रोज़ इतने जवान हमारे मर रहे हैं, तो इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तब जा करके कुछ होगा। हथियारबद्ध विद्रोह हो रहा है, दिखाना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। और संसद में किसको बैठने की अनुमति है? सभी पत्रकारों को और आम लोगों को। वो रोज़ रोज़ अखबार में छापेंगे कि आज किसी नेता ने ये सवाल पूछा था कि कोई हथियारबद्ध विद्रोह हमें तो नज़र आया नहीं छत्तीसगढ़ में। तो फिर बदले में डिफेंस मिनिस्टर का ये जवाब था कि ये देखिए 3 दिन की रिपोर्ट है हमारे पास, इस रिपोर्ट में बताया गया है इतना असला बारूद पकड़ा गया है, इसका मतलब हथियारबद्ध विद्रोह है। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? डन। तो स्पेशल मेजॉरिटी कहानी समझ में आ गई। अब यहीं से एक बात समझ में आ गई,
ऐसी भी क्या इमरजेंसी होगी जो सीधे युद्ध लग ही जाए, सीधे अग्रेशन हो ही जाए, हथियारबद्ध विद्रोह हो ही जाए, फिर ही लागू होगी। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि हथियारबद्ध विद्रोही आ रहे हैं और प्रेसिडेंट ऐसे खड़े हैं। मैं उन्हें कह रहा हूँ कि प्लीज़ इमरजेंसी लगाइए, आई नीड टू प्रिपेयर द कंट्री। मैं उन्हें कह रहा हूँ अभी किया तो नहीं ना विद्रोह, वो खड़े तो हैं, लहरा तो रहे हैं, उनके हाथ में AK-47 है, लहरा रहे, चलाई तो नहीं ना, यूज़ तो नहीं की ना। तो मैं उन्हें कह रहा हूँ यार चला देंगे तभी करोगे, दिल्ली घिर जाएगी फिर कुछ करोगे। तो मैं कह रहा हूँ नहीं, अभी नहीं। तो ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट को यह पूरी पावर है कि वो एक्सटर्नल अग्रेशन, वॉर और आर्म्ड रिबिलियन की परिस्थिति में तो लगा सकते हैं, लेकिन वो उसके पहले भी लगा सकते हैं अगर वो ये भांप जाएं कि ऐसा हो सकता है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आक्रमण हो सकता है, अगर उन्हें ऐसा लग सकता है कि आक्रोश होने वाला है, अगर उन्हें ऐसा लग जाए कि हथियारबद्ध विद्रोह होने ही वाला है, उनके पास कोई ना कोई आधार जरूर पहुंचेगा किसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के माध्यम से या किसी न किसी गतिविधि के मामले से। वो ये समझ जाएंगे कि लगभग इतने टन RDX सेंटर हो चुका है और काम अब होने ही वाला है। तो जब ये खबर मिल गई तभी लगानी चाहिए कि जब RDX फट जाए तभी लगाएं, ये खुद ही तय करो, तो अब लगानी चाहिए। लेकिन अब ये क्लॉज भी बड़ा कठिन है। इस क्लॉज में भी अब प्रेसिडेंट ने अंदाज़ा लगा लिया है कि होने वाला, कोई ना कोई रिपोर्ट उनको आ गई है, तो फिर ऐसे में वो एब्सोल्यूटिस्ट पावर ना हो जाए, इसलिए समय दिया गया है कि 1 मंथ के अंदर अंदर जल्दी इसको कर दो। पहले समय कितना था? 2 मंथ। ओरिजिनली कितना था? 2 मंथ। इसको किसने रिड्यूस किया होगा? वही जिन्होंने सबक सीखे थे। वो कौन थे? 1978 वाली 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जितना ज़्यादा नेशनल इमरजेंसी के प्रावधानों को सख्त बनाने का काम है और भी रिस्पॉन्सिबल बनाने का काम है, वो सारा 1978 की 44th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के प्रोविजन को बदलने के लिए लाई गई थी। तो कभी क्वेश्चन में गच्चा खाओगे? अगर कोई कहे कि 2 महीने से समय घटा करके 1 महीने किसने किया पार्लियामेंट्री अप्रूवल के लिए? आंसर इज 44th। अगर कोई कहे कि सिंपल मेजॉरिटी से बढ़ा करके स्पेशल मेजॉरिटी किसने किया? 44th। आ गई बात समझ में? प्रोक्लेम कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रोक्लेम कौन करता है? एडवाइस कौन करता है? काउंसिल। यहां पर क्या कंसीडर की गई? एक तरह से कैबिनेट। किस फॉर्मेट में करती है? रिटर्न। प्रेसिडेंट की सेटिस्फेक्शन रिक्वायर्ड है? नो। प्रेसिडेंट की काहे की सेटिस्फेक्शन? जब यहाँ पर रिटर्न में दे ही दिया काउंसिल ने, तो प्रेसिडेंट कह रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैंने देखा उनको, उनके दिल बड़े साफ हैं, हथियार तो हैं लेकिन दिल में प्यार है उनके। ऐसा तो नहीं चल सकता। जब काउंसिल बोल रही है कि कुछ होने वाला है तो प्रेसिडेंट को करना पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो यहाँ पर उसका मैटर नहीं आता है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुई? यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ऐसी वाली नहीं होती जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। यहाँ पे ऐसी वाली सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पे सेटिस्फेक्शन थोड़ी दूसरी वाली होती है, वो मैं अभी समझाऊंगा आगे जाकर। ओके, क्लियर हो गया? प्रोक्लेम प्रेसिडेंट करेंगे, उनको सजेस्ट एडवाइस करने का काम काउंसिल करेगी, यानी कि कैबिनेट करेगी, वो रिटर्न फॉर्मेट में करेगी। और प्रोक्लेम करने की कोई पद्धति है क्या? नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं, सीधा प्रोक्लेम, जैसे मर्जी चाहे वैसे प्रोक्लेम। ओके, अप्रूव करने वाली बॉडी कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अप्रूव कैसे करेगी? स्पेशल मेजॉरिटी से। किस हाउस में अप्रूव होगा? दोनों हाउस में अप्रूव होना जरूरी है। कितने समय के अंदर होगा? 2 महीने, 1 महीने? 1 महीने। पहले कितने में होता था? 2 महीने। पहले कौन सी मेजॉरिटी से होता था? अब कौन सी से होता है? स्पेशल मेजॉरिटी से। और अगर कहीं पार्लियामेंट ने अप्रूव ही नहीं की तो मैक्सिमम इमरजेंसी कितने समय तक लगी रह सकती है फिर? अरे 1 मंथ तक। अप्रूव ही नहीं की तो 1 मंथ के बाद खुद ही डिस्क्वालीफाई हो जाएगी ना। 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूव करनी है ना। तो अगर नहीं की, जैसे 1 महीने तक की ताकत तो काउंसिल को मिली हुई है, 1 महीने तक के लिए तो करवा ही लेंगे अप्रूव। ओके, इतनी बात समझ में आई? क्योंकि जैसे प्रेसिडेंट ने अभी शाम को 5 बजे खा पी के अपना पनीर पकौड़े खत्म करके कहते चले इमरजेंसी की मैं घोषणा करता हूँ, ऐसे हो गई। अब ये महीना तो चलेगी। ठीक है, 1 मंथ के अंदर अंदर इसको अप्रूव करना होगा। दूसरा, 1 मंथ के अंदर अंदर इसको डिसअप्रूव कर दीजिए। 1 मंथ के अंदर अंदर इसको डिसअप्रूव कर दीजिए, चाहे कल ही डिसअप्रूव कर दीजिए, है ना। लेकिन वो बंदे भी बड़े शैतान हैं, वो प्रस्तुत ही लेट करेंगे। अब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी ना, अप्रूवल के लिए जानी है ना, वो कोशिश ही करेंगे कि क्योंकि 1 मंथ के अंदर अंदर चाहिए ना, वो कहेंगे चले जाएंगे, 10 का दिन लगी तो रहने दो जरा,
तो चले जाएंगे फिर 1 मंथ के अंदर अंदर करानी है उनको। अब उनका उद्देश्य अगर होगी 1 मंथ में ही हम काम खींच के रख देंगे तो वो फिर अलग बात है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट विल एंटर, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी जुडिशियल रिव्यू के घेरे में आती है। तो दूसरा तरीका आप उधर जाइए, लेकिन 1 मंथ तक तो वो रह जाएगी, अगर अप्रूवल नहीं भी मिलता है तो। डन हो गई बात? कोई दिक्कत इस बात में? इतना डाउट क्लियर हो गया? तो हमेशा ऐसे ही तो हालात नहीं बने रहते ना, कुछ चीज़ें भी तो हो सकती हैं। वो क्या चीज़ें हो सकती हैं? जैसे सोचो कि 1 जनवरी को प्रोक्लेम कर दी, ये जो है ये इजिप्शियन है, मैं थोड़ा वो भी लिख देता हूँ, अब थोड़ा इंग्लिश लिखते हैं। तो सपोज कीजिए 1 जनवरी को ये प्रोक्लेम कर दी, ठीक है, 15 जनवरी को लोकसभा डिसॉल्व हो गई। 1 जनवरी को ये प्रोक्लेम कर दिया और 15 जनवरी को लोकसभा डिसॉल्व हो गई, क्योंकि उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। 5 साल पूरे होने पे तो लोकसभा डिसॉल्व होती है, जब चुनाव होते हैं। लोकसभा डिसॉल्व हो गई और 1 मंथ के अंदर अप्रूव होना था, तो राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, तो वो तो अप्रूव कर देगा, लोकसभा तो है ही नहीं। फिर क्या इमरजेंसी हट जाए? फिर राष्ट्रपति कहेगा इसमें मेरा क्या कसूर है? इमरजेंसी तो है, इधर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो मैं क्या करूँ? आई बात समझ में? तो ये फिर तब तक प्रभावी रहेगी जब तक नई लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 डेज तक। नई लोकसभा जब भी फॉर्म होगी उसके बनने के 30 दिन तक ये प्रभावी रहेगी। शर्त है कि राज्यसभा तब तक इसे पास कर चुकी हो, राज्यसभा तब तक इसे पास कर चुकी हो, क्योंकि दोनों हाउस अप्रूवल चाहिए। और ऐसा अक्सर हो सकता है कि उसका कार्यकाल ही पूरा हो गया लोकसभा का, ये एक सिनेरियो, समझ आई? तो फिर ये कब तक प्रभावी रहेगी? जब तक भी चुनाव हो करके नई लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसके 30 दिन तक, अगर इसे राज्यसभा ने तब तक पारित कर दिया है। और अगर नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद इसे 6 महीने के लिए कर दे, दोनों हाउसेज मिलके कर दें। उस पर तो मैं अभी आने वाला हूँ, अभी तो एक महीने वाला गेम चल रहा है, समझ आई? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, मान लीजिए कि नेचुरली लोकसभा डिसॉल्व होने वाली नहीं थी, अभी तो बनी थी, साल हुआ था, अभी तो 4 साल बाकी थे। हाँ, तो ये तो साफ साफ कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा डिसॉल्व करा सकते हैं वाया प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कह सकते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। अगर उन्हें ये लग रहा है कि भैया हाँ ये लोकसभा रिप्रेजेंट नहीं कर रही है लोगों की एस्पिरेशन को, तो दैट प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा एनी टाइम। तो लोकसभा डिसॉल्व कर देंगे प्राइम मिनिस्टर। ऐसा ही हुआ करता था बड़े समय तक। तो फिर भी क्या करेंगे? फिर नई लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होने का समय का इंतजार किया जाएगा और उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 दिन के अंदर अंदर तक ये रह जाएगी, अगर इसे नहीं आप फर्दर फिर अप्रूव करते, और 30 दिन तक रहेगी। शर्त है कि राज्यसभा ने तब तक इन द मीन टाइम इसको अप्रूव कर दिया। इतनी कहानी समझ में आई? या तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, या अप्रूवल अभी पेंडिंग है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई नेचुरली ही, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया लोकसभा डिसॉल्व कर दी जाए। आई बात समझ में? और या मान लीजिए कि लोकसभा है ही नहीं सेशन में, पहले लोकसभा डिसॉल्व करा दी, तो लोकसभा डिसॉल्व कराने के बाद भी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिंदा ही रहता है। जब तक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आएगा तब तक पुराना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं जाएगा। देश कभी सरकार विहीन नहीं होता, देश कभी काउंसिल विहीन नहीं होता, याद रखें। तो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब आएगा जब नए चुनाव होकर के नए सिरे से सरकार चुनी जाएगी, जिस पार्टी को या जिस कोलिशन को मेजॉरिटी मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कि पहले लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई, उसके बाद ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये रेकमेंड कर रहे हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप प्रोक्लेम कर दीजिए नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट करेंगे, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेंगे, और फिर उसे 30 दिन के अंदर अंदर 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए थी पार्लियामेंट से। तो फिर राज्यसभा से तो ले लेंगे, लेकिन लोकसभा से तब मिलेगी जब वो नई रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, और अगर वो देगी तो ठीक है, वरना 30 दिन तक भी वो रहेगी प्रभावी नई कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद। तो पहले ऐसे टूल यूज़ किए जाते थे कि या तो लोकसभा डिसॉल्व कराई जाती थी इमीडिएटली अगले 1 आवर के अंदर, फिर प्रोक्लेम हो जाती थी इमरजेंसी, और या इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है तो लोकसभा डिसॉल्व करा दी जाती थी, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तो कोई टच करने वाला भी नहीं। और नए चुनाव होने में फिर समय लग जाएगा, फिर तब की तब देखेंगे, जो होगा तब तक तो चलाओ इमरजेंसी को। आ गई बात समझ में? ये सिस्टम क्लियर हो गए सारे? ये तो हो गया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब मतलब हो ही गया, विवेक अप्रूव हो गया, स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, सब हो गया। तो कितने समय तक लग सकती है मेरे बच्चे? ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय तक लगा दूं मैं? 6 मंथ तक लगा दूं? 6 मंथ तक लगी रहेगी, 6 महीने तक एट ए टाइम।
एट अ टाइम कैसे वर्ड है ये? एक बार में, एक बार में ये 6 महीने तक लगेगी, ठीक है। अच्छा, फिर 6 महीने जब खत्म होने वाले होंगे तो हमें क्या करना है नवदीप? या तो ये खुद ही बंद हो जाएगी या फिर इसे दोबारा अप्रूव करना पड़ेगा। खुद ही कैसे बंद करते हैं, देखो एक बार 6 महीने तक ये एक्टिवेटेड रहेगी, फिर बैठो यहाँ पे, फिर उसको अपन को कंटिन्यू कराना है अगर कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है। और फिर कितने समय के लिए कंटिन्यू होगी? 6 मंथ। 6 मंथ तक कंटिन्यू करके कितने समय तक कंटिन्यू करा सकते हैं? अनंत काल तक, इनडेफिनेट। ऐसा कुछ भी नहीं है मेघा की 3 साल से ज़्यादा नहीं लग सकती, वो राष्ट्रपति शासन है। ये अनंत काल तक लगाते ही रहो, 6 महीने तक का। और हर बार कंटिन्यूएशन के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए होगी समरीन? ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोक्लेम स्पेशल से हुई है तो कंटिन्यूएशन भी हर बार की एक नई प्रोक्लेमेशन ही है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से ही। अब मान लीजिए कंटिन्यूएशन का समय आया खड़ा है और तब लोकसभा डिसॉल्व हो गई, कौन सा फॉर्मूला? वही वाला, ये कंटिन्यू होती रहेगी पेंडिंग टू द असेंट गिवन बाय द लोकसभा। कितने दिन? जब लोकसभा दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसके 30 दिन तक, या तो वो लोग अप्रूव कर दे, तो 6 महीने तक लग सकती है। ऐसा कोई प्रोविजन था क्या पहले? ऐसा कोई प्रोविजन था क्या पहले? ऐसा कोई प्रोविजन पहले नहीं था। ये किसने ऐड किया? कौन लोगों ने? वही वाले जो डर गए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ने ऐसा प्रोविजन डाला कि हर बार इसे कंटिन्यूएशन के लिए किसके पास आना है? जनता के बीच, यानी कि पार्लियामेंट। हर बार देश की जनता ये तय करेगी कि 6 महीने से अधिक इसे समय देना चाहिए कि नहीं। हर बार इसे अकाउंटेबिलिटी की कसौटी पे खड़े उतरना है। एवरी टाइम गवर्नमेंट मस्ट बी अकाउंटेबल। अदरवाइज पहले क्या होता था, आप इसे सिंपली कंटिन्यू करते ही रहिए बाय द एक्शन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन इसे हर बार पार्लियामेंट से कंटिन्यू कराना है। ये किसने जोड़ा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। डन। पहले किस प्रोविजन से होती रहती थी कंटिन्यू? बाय कैबिनेट। अब कैसे होगी ये? बाय पार्लियामेंट। क्लियर हो गया? तो ये रिपीटेडली जो इसको चेक करने का प्रोविजन है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने जोड़ा है। तो ये सारा सिस्टम था। 6 महीने तक के लिए नेशनल इमरजेंसी वैलिड रहेगी हमारी कंट्री में। इसमें किसी को कोई डाउट है? किसी तरह क्वेश्चन? पहले के प्रोविजंस क्या थे और 44th अमेंडमेंट ने क्या क्या चेंजेस इंड्यूस कर दिए, हमें क्लियर हो गया? ओके। तो यही था पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन। कुछ समय पूछ लेते हैं। ड्यूरेशन इसका कितना रह सकता है? इंडेफिनेट। एक बार में कितना रह सकता है? 6 मंथ। बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के कितने दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा टिक सकती है? 1 मंथ। दोनों हाउसेस में अप्रूव? स्पेशल? एवरीथिंग ओके? चलें आगे। तो 44th अमेंडमेंट ने तो काफ़ी बदलाव कर दिए। जो ना करता तो फिर क्या होता? शुक्र है कि जब से आप लोग जन्मे तब से नेशनल इमरजेंसी लगी नहीं, क्योंकि लास्ट इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 से 77, और फिर कांग्रेस की सरकार हार गई थी। और कौन जीता था? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी। और कितने दिन चले? 2 करके 2 साल। और फिर दोबारा कौन बना? पूरा इमोशनल सपोर्ट पाके जनता का इंदिरा गांधी, क्योंकि एक गलती कर दी गई थी कि इंदिरा को जेल डाल दिया गया था। और फिर जो महिलाओं का समर्थन मिला कि देश की बेटी जेल में, फिर इंदिरा गांधी 1980 में दोबारा आई। और फिर क्या हुआ? ब्लू स्टार। और फिर क्या हुआ सब जानते हैं। मुझे इतिहास दोहराने की बार बार आदत नहीं। ओके, आगे बढ़े। रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। कैसे रिवोक कर सकते हैं मेगा? इमरजेंसी को ख़त्म करने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया था, तो फिर रिवोक कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। वेरी सिंपल। फिर वही पनीर खा पी के आज शाम से इमरजेंसी ख़त्म। ओके, प्रेसिडेंट ही प्रोक्लेम करते हैं, प्रेसिडेंट ही रिवोक कर देते हैं। अच्छा, जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया था तो प्रेसिडेंट की उस प्रोक्लेमेशन को कोई अप्रूवल चाहिए थी ना? लोकसभा राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी पार्लियामेंट वाली। क्या रिवोकेशन को कोई अप्रूवल चाहिए? नॉट एट ऑल। रिवोकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना इजी रखा है कि लगाने समय सबसे जटिल कर दो इस प्रक्रिया को, लेकिन ख़त्म एकदम से हो जाए बस, क्योंकि ये इमरजेंसी है, ये नॉर्मल ऑर्डर ऑफ द कंट्री नहीं है।
तो ख़त्म करने का तरीका एकदम आसान कि बस एक सिंगल कलम से ख़त्म, और लगाने के लिए देखो कितना कुछ था। फिर कहते हैं कि इमरजेंसी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को पता नहीं था, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने तो सब तो किया है उन्होंने। तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल ख़त्म करने के लिए नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोक्लेम करने के लिए चाहिए। तो ये कैसी बात हुई कि अकेले प्रेसिडेंट ही इसे ख़त्म कर सकते हैं? प्रेसिडेंट अड़ गए, कहते मैं तो नहीं करता, ऐसे खड़े हो गए, मैं नहीं करता। कोई कहे क्यों, कहते बस मैं ही ख़त्म करूँगा ना, मैं नहीं करता। क्या कारण हो सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? क्या रीज़न हो सकता है? कई रीज़न हो सकते हैं। सोचने वाला सोचे तो कई रीज़न हो सकते हैं। जैसे इस समय में हो सकता है कि प्रेसिडेंट जिस समय में थे, और प्रेसिडेंट मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे और वो चुनाव जीत के राष्ट्रपति बन गए, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी उस समय तो सरकार में थी, लेकिन अब वो पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा के चुनाव होकर के सरकार में नहीं है। अब नई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई है। ये पॉलिटिकल पार्टी ये देख रही है कि नहीं, ये तो अब राष्ट्रपति शासन नहीं चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस कर भी रहे हैं। मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं खत्म कर रहा है, प्रेसिडेंट इज नॉट डूइंग दैट। ये फर्स्ट एस्पेक्ट आई बात समझ में। दूसरी बात ये समझ लीजिए, मतलब दिमाग लगाइए, सोच करके देखिए कि ऐसा सेंटीमेंट बन चुका है कि अब हर हाल में इसको ख़त्म होना ही है, इसको ख़त्म होना ही है। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ख़त्म होना चाहिए। तो कोई तो शक्ति होनी चाहिए कि इसे ख़त्म कराया जा सके। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने फिर एक और नया प्रोविज़न डाला कि या तो पहला तो प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट ही ख़त्म कर देंगे, और दूसरा प्रोविज़न है कि अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो जाए, अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट को इसे ख़त्म करना ही है। प्रेसिडेंट बाउंड टू फिनिश इट। ओके, अगर लोकसभा में रेजोल्यूशन पास हो जाए तो प्रेसिडेंट को ये करना ही है। देखिए, इसको रिवोक करने वाला रेजोल्यूशन दोनों हाउस में पास होना चाहिए क्या भाइयों बहनों? भाइयों बहनों, एक हाउस में, क्योंकि लगाने की प्रक्रिया जटिल है, खत्म करने की एकदम आसान। राज्यसभा को क्यों नहीं चुना, लोकसभा को क्यों चुना? क्योंकि जनता को रिप्रेजेंट करने वाली नई सोच तो लोकसभा में ही आएगी ना। वो अब ये देख पा रहे हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, लोकसभा में किस मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? जरा दिमाग लगाना अपना, जरा दिमाग। लगाने की प्रक्रिया जटिल, लेकिन खत्म करने की प्रक्रिया एकदम आसान। तो फिर किस मेजोरिटी से रेजोल्यूशन आना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में रेजोल्यूशन पास करके अगर ये कह दिया जाए कि ये इमरजेंसी खत्म करनी है, तो फिर प्रेसिडेंट इसको खत्म करना ही करना है। ओके, अब कुछ और भी व्यवस्थाएं दी गई हैं। वो व्यवस्थाएं क्या हैं? ध्यान से समझना इस व्यवस्था को। लोकसभा के 1/10 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस को अगर ऐसा लगता है कि इसको ख़त्म करने से रिलेटेड बातचीत करनी जरूरी है, उसको कंसिडर करना जरूरी है, तो 1/10 मेंबर स्पीकर ऑफ द हाउस को रेजोल्यूशन देंगे। 1/10 मेंबर अगर स्पीकर ऑफ द हाउस को रेजोल्यूशन देंगे तो 14 दिनों के अंदर अंदर स्पीकर को डिस्कशन करानी है कि पार्लियामेंट इसको इमरजेंसी को बढ़ाना है कि ख़त्म करना है। 1/10 मेंबर। आई बात समझ में? और अगर हाउस सेशन में नहीं चल रहा है, तो हाउस ही सेशन में नहीं, तो स्पीकर अकेले तो नहीं बैठे रहा करेंगे जा करके लोकसभा में कि मैं तो रोज आता हूँ चाहे हाउस हो ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब हाउस सेशन में नहीं है तो फिर किसको देना है? प्रेसिडेंट को। क्योंकि सत्र बुलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सत्र बुलाने का काम कौन करते हैं? सत्र आहूत कौन करते हैं? राष्ट्रपति। सत्र खत्म भी, सत्र बुलाते भी राष्ट्रपति हैं। सत्र को प्रिसाइड करने का काम स्पीकर करते हैं। ओके, सत्र का मतलब सेशन होता है। इसे ऑब्सेशन कभी ना समझना, ये सेशन है। लेकिन उसमें बैठने वाले लोग कई बार ऑब्सेस हो जाते हैं कि जैसे देश उन्हीं का ही है। तो कुल मिलाकर के गेम यहाँ पर यह है कि अगर 1/10 मेंबर, फिर प्रियंका अगर जा करके राष्ट्रपति को भी कह दें तो राष्ट्रपति को 14 दिनों के अंदर अंदर हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। 14 दिनों के अंदर अंदर हाउस की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। आई बात समझ में? और फिर हाउस क्या लेगा? रेजोल्यूशन लेगा। क्या करेगा? कि इमरजेंसी को ख़त्म करना है। समझ आई? मान लीजिए इमरजेंसी ख़त्म करने का समय आ गया है,
ऐसा माहौल